आज बात करते हैं एक ऐसे न्यू एज फिल्म मेकर की जिसने अपनी फिल्म मेकिंग टेक्निक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टोरी ड्रिवन मूवीज का कल्चर वापस लाया है। आप इन मूवीज की लिस्ट देखो, आपको इस लिस्ट में जितनी भी मूवीज दिखेंगी इन सभी में किसी न किसी तरीके की एक यूनिक स्टोरी टेलिंग आपको देखने जरूर मिलेगी। और इनके कलेक्शंस, उनकी तो आप बात ही मत करो। नंबर 1 पे आती है दंगल, जो इंडिया की आज तक की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी है। 2000 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया था इस मूवी ने। उसके बाद आती है बाहुबली 2, अराउंड 1800 करोड़ का कलेक्शन। फिर आती है पुष्पा 2, जो कि 16 से 1700 करोड़ के आसपास का कमाई की थी। और फिर आती है चौथे नंबर पे धुरंधर पार्ट 1, जिसने ऑलरेडी 1400 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स 5th नंबर पे है RRR 1300 करोड़ के कलेक्शन के साथ। लेकिन अगर आप इन सभी मूवीज में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी में कोई बहुत बड़ा एक्टर है या फिर किसी मूवी में कोई बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है जिसके नाम से मूवीज बिकती हैं। और इनके बीच में आते हैं हमारे डायरेक्टर आदित्य धर। अपने दूसरी मूवी से ही ये भाई साहब ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली और अभी 4th प्लेस पे बैठे हैं हाईएस्ट कलेक्शन के मामले में। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि धुरंधर 2 इजीली इस लिस्ट के 1st या फिर 2nd प्लेस पे आ जाएगी। ऑलरेडी इस मूवी से जुड़े जितने भी एक्टर्स हैं उन सभी के लाइफ की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी ये बन चुकी है। और ये सब तब हुआ है जब गल्फ कंट्रीज में इस मूवी को बैन करके रखा है और यूएस में भी वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी फेमस हुई और तब भी इसको काफी लिमिटेड स्क्रीन्स मिली है और फिर भी काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है अभी भी यूएस में। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलूं तो धुरंधर विल रीशेप इंडियन सिनेमा फॉर श्योर। बट वेरी इंटरेस्टिंगली एक ऐसा डायरेक्टर जिसने इतनी खतरनाक मूवी दी, हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो वही आज इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब मैं उनकी स्टोरी सर्च कर रहा था तो मुझे काफी ज्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उनके बारे में और काफी अनवैलिडेटेड सोर्सेज से मिल रही थी। How was his past life? What did he exactly do for several years? किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। तो इसीलिए जो चीज हमें पब्लिकली अवेलेबल है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। So आदित्य धर got married to यामी गौतम on 4th June 2021। उनके फादर हैं राकेश धर, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल है, और उनकी मम्मी है डॉक्टर सुनीता धर, जो कि डीन है DU में फॉर द फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। इसके अलावा आदित्य धर के एक बड़े भाई भी हैं लोकेश धर, जिनके बारे में वी डोंट नो मच, जस्ट द फैक्ट दैट कि वो भी एक प्रोड्यूसर हैं B62 स्टूडियोज में, विच इज ओन्ड एंड रन बाय दीज 2 ब्रदर्स। इसके अलावा आदित्य और यामी गौतम का एक छोटा सा सुपुत्र भी है विद्वैद धर। यामी गौतम के पेरेंट्स है मुकेश गौतम और अंजलि गौतम, and she also does have a older sister सुरीली गौतम। So that's about his family chart। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य धर was born in कश्मीरी पंडित्स फैमिली and of course the city was दिल्ली। आदित्य एक कश्मीरी पंडित है, यानी कि उनकी फैमिली कश्मीर के एक्सोडस से पहले ही दिल्ली में थी और जिस समय कश्मीर में जेनोसाइड हुआ वो उस समय शायद 6 से 7 साल के रहे होंगे। आदित्य की फैमिली तो इससे सेफ रही, बट मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने जेनोसाइड के किस्से बचपन में ही जरूर सुने होंगे, क्योंकि उसकी स्टोरी आज भी लोगों में हॉरर पैदा कर देती है। अब ये चीज मैं पहले से हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने आतंकवादियों के किस्से इतने पास से सुने हो और उनके आफ्टर इफेक्ट्स को झेला भी हो, उसे जरूर पता होगा कि टेररिज्म कितनी गंदी बीमारी है। और इस चीज को बहुत इम्पार्शियलिटी के साथ और काफी फेयर तरीके से दिखाते हैं अपनी मूवीज में, एंड दैट इज वाई हिज मूवीज आर सो यूनिक। कुछ लोगों की इससे सुलग जाती है और कुछ लोग इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। आदित्य का बचपन काफी नॉर्मल रहा है, एक्सेप्ट कि उन्हें एक सीवियर फॉर्म का डिसलेक्सिया है, और ये इतना ज्यादा सीवियर है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में मेंशन किया कि उन्हें एक पेज पढ़ने के लिए भी 1 से 1.5 दिन लग जाते थे। आई शुडंट हैव बीन हियर। मेरा यहाँ पे होना एक एक्चुअली मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज सीवियरली डिसलेक्सिक था, मैं पढ़ नहीं सकता था। इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है। मैं पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और इसीलिए कहते हैं कि वो इस राइटिंग प्रोफेशन में आए, ये उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। सिंस ही वाज डिसलेक्सिक, उन्हें पढ़ने लिखने में काफी तकलीफ होती थी, लेकिन उनका रुझान आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज की तरफ बहुत ही ज्यादा था और उनकी माँ भी आर्ट्स और कल्चर से पढ़ाती थी, तो इस चीज को उन्होंने काफी यंग एज में ही सीखना चालू कर दिया था। वो नाटक और मूवीज पढ़ते कम थे, लेकिन उन्हें देखना बहुत ज्यादा पसंद था। राम गोपाल की मूवीज से इतना ज्यादा इंस्पायर थे कि उनके जैसे ही मूवीज बनाना चाहते थे।
लेकिन ये सपना उनके लिए काफी अनअचीवेबल लगता था। इसलिए उनका पहला गोल था उनके पापा की तरह आर्मी ज्वाइन करना। बट ड्यू टू हिज डिसलेक्सिया ही वाजंट एबल टू गेट इनटू आर्मी एंड ही आल्सो कुडंट क्लियर द एग्जाम्स। अपना बचपना खत्म करके और आर्मी के फील्ड अटेम्प्ट्स देने के बाद वो 23 साल की बाली उम्र में मुंबई आ गए अपने दूसरे ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो कि था एक फिल्म मेकर बनना। आदित्य धर राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड में आके एक नए इंसान का स्ट्रगल करना कौन सी नई बात है। टिल डेट वी हैव नेवर सीन हिम वर्किंग विद राम गोपाल वर्मा हु इज हिज आइडियल। खैर, अपने करियर के स्टार्टिंग में काम मिलना कुछ नया नहीं था उनके लिए, इसलिए उन्होंने अपना साइड हसल चालू कर दिया जहाँ पे वो गानों के लिरिक्स लिखा करते थे। इसके अलावा फिल्म सेट्स पे मिले छोटे मोटे कामों को कभी भी मना नहीं किया उन्होंने। एंड ही केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन हिज सिंगल ड्रीम टू बिकम अ फिल्म मेकर। अपनी करियर की पहली हिट मूवी मिलने तक उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया। जैसे 2000 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी जिसका नाम था बूंद। फिर 2010 और 2012 में आक्रोश और तेज जैसे मूवीज के डायलॉग्स भी लिखे। उरी के सक्सेस के बाद उन्होंने 2020 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी चालू की B62 प्रोडक्शंस के नाम से, जिसमें उनके बड़े भाई लोकेश धर भी पार्टनर थे। B62 प्रोडक्शंस के अंदर उन्होंने काफी मूवीज भी बनाई जैसे कि आर्टिकल 370, धूमधाम और बारामुल्ला और अभी मोस्ट रिसेंटली धुरंधर। सबसे यूनिक बात इन फिल्मों की ये है, इन सारे मूवीज के राइटर खुद आदित्य धर ही हैं, जिसकी वजह से उनके पास पूरा क्रिएटिव कंट्रोल आता है। लेकिन उनकी प्रोडक्शन में बनी मूवीज में उन्होंने सिर्फ धुरंधर को डायरेक्ट किया है, बाकी सारी मूवी उन्होंने खुद से लिखी है, लेकिन डायरेक्शन किसी और डायरेक्टर ने किया है। 2006 से 2026 तक का सफर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई मौके आए जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अच्छे स्क्रिप्ट्स भी लिखे, प्रोड्यूसर्स को सुनाए, प्रोड्यूसर्स को पसंद भी आई, लेकिन किसी न किसी वजह से मूवीज कैंसिल हो जाती थी। और कुछ प्रोड्यूसर्स ने तो उनकी मूवीज के आइडियाज को चोरी करके खुद की अपनी फिल्म भी बना ली, और जो कि सक्सेसफुल भी थी। मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। और ऐसे मुकाम पे लाइक एज अ स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग राइटर आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये थक गया, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन आदित्य धर ने कभी भी इन मूवीज को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। गानों के लिरिक्स लिखने से मूवीज के स्क्रिप्ट लिखने तक और फिर वहां से मूवीज को डायरेक्ट करने तक का सफर काफी अप्स और डाउन से भरा हुआ था। कई बार उन्होंने सोचा कि क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आखिर छोड़ ही देता हूँ, लेकिन उनका माइंडसेट काफी यूनिक था। उरी से पहले आदित्य धर रात बाकी नाम की मूवी बनाने वाले थे, जिसमें फवाद खान और कटरीना कैफ लीड रोल में होने वाले थे, और मूवी प्रोड्यूस करने वाली थी धर्मा प्रोडक्शंस। लेकिन उरी अटैक के बाद जब ये बात लोगों को पता चली तो उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद मूवी की रिकास्टिंग चालू होने लगी और फाइनली ये मूवी भी कैंसिल हो गई, एक्सटेंडिंग हिज लिस्ट ऑफ अनमेड मूवीज। लेकिन फिर आदित्य धर ने रियलाइज किया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने टेररिज्म का जवाब देते हुए इतना खतरनाक हमला किसी दूसरे कंट्री पे किया है। एंड बीइंग नेशनलिस्ट, उनको इस चीज में इंटरेस्ट आने लग गया और उन्होंने इसकी रिसर्च करना चालू कर दिया। 6 महीने के बाद जब इनकी रिसर्च खत्म हुई तो उनको अपने एक दोस्त का फोन आता है सेइंग कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर उरी की सर्जिकल स्ट्राइक पे एक मूवी बनाना चाहता है। आदित्य धर फाइनली पैनिक्ड कि लगता है मेरी ये मूवी भी कोई लेके चला जाएगा। उन्होंने 12 दिनों में मूवी का पूरा स्क्रीन प्ले लिख डाला एंड दैट्स हाउ उरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि यार मैंने सुना है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई और फिल्म बना रहा है। एंड मैं फिर घबरा गया कि भैया अभी इतनी बार मेरी फिल्म बनते बनते अटक गई और फिर से अब एक और बार अटकने वाली है। तो रिसर्च मेरा रेडी था एंड आई जस्ट लॉक्ड माई सेल्फ इन साइड अ रूम फॉर 12 days। लिटरली आई हैव नो आइडिया मैंने खाना कब खाया है, मैं सोया कब हूँ, मैं सिर्फ लिखता रहा और मैंने एक्चुअली ये पूरा स्क्रीन प्ले 12 दिन में लिखा है। पर ऐसा नहीं था कि उरी की सक्सेस के बाद लोगों ने उन पे ट्रस्ट करना चालू कर दिया। बात है 2025 के स्टार्टिंग की, जब उन्होंने इमॉर्टल अश्वत्थामा का स्क्रिप्ट कंप्लीट किया और डिसाइड किया कि इस मूवी में स्टार करेंगे विकी कौशल। प्रोड्यूसर जहां पे स्क्रिप्ट को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, वहीं पे विकी कौशल को लीड लेने की वजह से झिझकने लगे और मूवी प्रोड्यूस करने से बैकआउट कर गए। फिर क्या था, विकी कौशल की छावा मूवी रिलीज होती है, एक बॉक्स ऑफिस मिरेकल बन जाती है और प्रोड्यूसर्स फिर से लाइन में लग जाते हैं मूवी को प्रोड्यूस करने की। और मोस्ट प्रोबेबली धुरंधर 2 के बाद आदित्य धर जो मूवी लाने वाले हैं वो होने वाली है इमॉर्टल अश्वत्थामा।
Looking at him, the way he behaves on stage, the way he speaks to people, he looks so humble. What we do hope from Aditya Dhar is he never changes and he keeps writing and producing movies like this that will elevate the standard of Indian movies on a global scale. धन्यवाद। किसी भी फिल्म में मैंने डायरेक्ट कराया, मैंने असिस्ट किया, मैंने लिरिक्स करे, मैंने म्यूज़िक में हेल्प किया, किसी भी फिल्म में स्क्रिप्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी फिल्म। उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है किसी भी फिल्म में। अगर आपकी स्क्रिप्ट नहीं बोलती है तो चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हो, कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो, कुछ नहीं कर पाएगा वो। खासकर आज की जनरेशन के साथ का, खासकर आज की जो फिल्में हिट हो रही हैं, दे आर ऑल ग्रेट कंटेंट बेस्ड। आप बढ़िया से बढ़िया आइटम नंबर डाल लो, अगर ग्रेट कंटेंट नहीं है नहीं चलेगी। आप बड़े से बड़ा स्टार डाल लो, अगर ग्रेट कंटेंट नहीं है नहीं चलेगी।